हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम चंपावत जिले के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने बागेश्वर और साथ में रुद्रप्रयाग दो जिले हमने देख लिए, दो छोटे जिले हमने देख लिए। आज तीसरा छोटा जिला हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो छोटे जिले पहले उनको निपटा लेते हैं, बड़े बड़े जिले बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको इसमें मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है उपलब्ध कराने का, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा मेरे द्वारा उपलब्ध कराया गया मैटर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चंपावत जिला, तो सबसे पहले इसकी स्थिति जानते हैं एक मैप के माध्यम से। ठीक है, तो मैप बनाता हूं मैं, आप लोग भी अपना देखकर मैप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उतना अच्छा मैप शायद ना बन रहा हो। ठीक है, इस तरह से हल्का मैप है। ठीक है, लगभग मैं बना रहा हूं इसको। ठीक है, तो लगभग इस तरह का चंपावत का मैप है। अब यदि आप इसमें देखते हो, देखो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये नेपाल का एरिया है, नेपाल। ठीक है, ये नेपाल का एरिया है। और यहाँ है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, ठीक है, यहाँ है नैनीताल। नैनीताल, ठीक है, इधर है अल्मोड़ा, और इधर है पिथौरागढ़। ठीक है, इस तरह से इसकी सीमाएं जो बटी हुई हैं। अब इसमें यदि आप देखते हो, देखो किस किस से इसकी सीमाएं लगती है। सबसे पहले तो 4 जिलों को इसकी सीमाएं छूती है। ठीक है, 4 जिले कौन कौन से हैं? देखो, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। 4 जिलों से चंपावत की सीमा कितने जिलों से लगती है? कुल 4 जिलों से। चार जिलों से इसकी सीमा बनती है। ठीक है, चंपावत की सीमा 4 जिलों से बनती है। और साथ में किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? नेपाल के साथ। ठीक है, प्लस देश में कौन हो जाएगा? नेपाल। टनकपुर बनबसा के एरिया वाला, ठीक है, ब्रह्मदेव मंडी, वहां महेंद्र नगर वगैरह पड़ता है, तो वहां पर नेपाल की सीमा बनती है किससे? चंपावत के साथ। ठीक है, तो चंपावत जिसकी 4 जिलों के साथ सीमा बनती है, वो नेपाल देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है, चंपावत, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना है 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, 15 सितंबर 1997। पिछली क्लास में हमने देखा था कौन सा था? बागेश्वर, 15 सितंबर 1997, और चंपावत 15 सितंबर 1997। ठीक है, तो मैं पुराना भी आपको रिवाइज कराता रहूंगा। उसके अलावा रुद्रप्रयाग कब था? 18 सितंबर 1997, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 16 सितंबर 1997 दिया गया। ठीक है, तो याद रखनी है, चंपावत की स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 1997। किसके साथ हुई थी? बागेश्वर के साथ। कहां से इसको अलग किया गया? ठीक है, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, 2 जिलों से काटकर इसको बनाया गया, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर। ठीक है, तो इसके अगर आप सीमांकन देखते हो, ठीक है, पूर्व में नेपाल, पूर्व उत्तर में पिथौरागढ़, उत्तर पश्चिम में अल्मोड़ा, ठीक है, और नीचे दक्षिण पश्चिम में कौन है? नैनीताल, और पूरा दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक है, यहाँ नेपाल भी आता है, उधम सिंह नगर यहाँ से यहाँ तक लगभग इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसकी जनांक के आंकड़े जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार चंपावत की क्या स्थिति है, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लिख देता हूं यहीं पर। क्षेत्रफल कितना है इसका? 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर। और मुख्यालय कहाँ है? चंपावत में। मुख्यालय है इसका चंपावत में। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या का
राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, यहाँ की जनसंख्या 2.57। देखो सबसे कम में दूसरे स्थान पर, सबसे कम किसकी है जनसंख्या, रुद्रप्रयाग 2.40, फिर चंपावत 2.57%, ठीक है, और उसके बाद कौन है, बागेश्वर, कितनी है 2.58। तो नीचे के तीन आपको क्लियर हो गए अब, परसेंटेज के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी, ठीक है, तो तीनों आपको क्लियर हो गए। राज्य की कुल जनसंख्या का 2.57% यहाँ पर जनसंख्या आपको मिलती है, ठीक है, जो कि कितने दूसरे नंबर पर है लास्ट से, यानी कि यहाँ से 12वें नंबर पर, ठीक है। यदि सबसे कम जनसंख्या वाले को बढ़ते क्रम में लगाने के लिए आएगा तो सबसे कम में रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत और फिर बागेश्वर, इस तरह से, ठीक है। बागेश्वर का 2.58 था, चंपावत का 2.57 है, ठीक है। तो सबसे पहला आंकड़ा आपका क्लियर हो गया। अगला आप देखते हो सबसे कम में दूसरा स्थान, मैंने आपको बता दिया इसका जनघनत्व कितना है, 147, जनघनत्व 147 है, ठीक है। देखो रुद्रप्रयाग का कितना था 122, बागेश्वर का कितना था 116 और इसका कितना है 147, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर रखना है। लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात कितना है, ये है 980, ठीक है, याद रखना है 980। पूर्व की अपेक्षा पूर्व में कितना था, 2001 में कितना था 1021, 2001 में कितना था 1021, यानी कि पूर्व की अपेक्षा क्या कमी आ रखी है, पूर्व की अपेक्षा गिरावट इसमें दर्ज की गई है, ठीक है। कितने की गिरावट है, 41 की गिरावट है, ठीक है, 41 की गिरावट है। और जनघनत्व में, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा गिरावट है और सर्वाधिक गिरावट 2011 की जनगणना में जो 2001 की अपेक्षा सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है इसी जिले में। मतलब सबसे कम जो अंतर है, मतलब कम हुआ है, जैसे ठीक है 1021 से 980 आ गया है, तो ये जो अंतर है गिरावट में सर्वाधिक अंतर कहाँ है, चंपावत का है, ठीक है, सर्वाधिक गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। और सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है, नैनीताल जिले में हुई है, ठीक है। तो नैनीताल में उसके आंकड़े हम देखेंगे। लिंगानुपात कितना है 980, 2001 में कितना था 1021, पूर्वी की अपेक्षा गिरावट हुई और सर्वाधिक गिरावट यहाँ दर्ज की गई। पिछला हमने बागेश्वर पढ़ा था, वहां भी गिरावट दर्ज की गई, तो 2 जिले अभी तक गिरावट वाले आ गए हैं, ठीक है। शिशु लिंगानुपात देखो, शिशु लिंगानुपात कितना है यहाँ का 873, ठीक है, 873 शिशु लिंगानुपात है यहाँ का, जो कि राज्य में 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उससे कम कौन है, पिथौरागढ़। दूसरा सबसे कम कौन है, चंपावत। सबसे कम कौन है, पिथौरागढ़, जिसका कितना है 816, ठीक है, वो पिथौरागढ़ में देखेंगे उसके आंकड़े। शिशु लिंगानुपात में दूसरा सबसे कम कौन है, चंपावत है, इसका कितना है शिशु लिंगानुपात 873, जो कि 12वें स्थान पर है, ठीक है। साक्षरता कितनी है, देखो यहाँ पर साक्षरता है यहाँ की 79.83, पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है, ठीक है, देख लेते हैं दोनों। पुरुष साक्षरता है यहाँ की 91.67% और महिला साक्षरता है यहाँ की 69.05%। देखो ये भी राज्य औसत से कम है, अब राज्य औसत से कम। राज्य औसत कितना है महिला साक्षरता का 70, ये 69.05 है, उससे कम है ना। तो क्वेश्चन बनेगा किस जिले की कम है, चंपावत की भी कम है, बागेश्वर की भी कम थी, रुद्रप्रयाग की कम नहीं थी, उसकी ज्यादा थी, ठीक है। तो 2 जिले कम वाले आगे देखो, पूर्व की अपेक्षा गिरावट दोनों जिलों में गिरावट हुई है, बागेश्वर में भी चंपावत में, ठीक है। सर्वाधिक गिरावट कहां दर्ज की गई है, चंपावत में की गई, ठीक है। तो साक्षरता कितनी है 79.83% में होता है, ठीक है, परसेंट है, जिसमें पुरुष साक्षरता 91.61% और महिला साक्षरता 69.05%, जो कि राज्य औसत से क्या कम है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है यहाँ की, ग्रामीण जनसंख्या 85.23%। तो नगरी कितनी हो जाएगी, घटा दो 100 में से
ठीक है 14.73%, ये हो जाएगी इसकी नगरीय जनसंख्या। होगी भी क्यों नहीं, देखो बनबसा वाला एरिया है और टनकपुर वाला एरिया है, बाकी चंपावत भी नगर पालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कुछ नगरीय जनसंख्या ये हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य में सबसे कम एससी यानी कि अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, ठीक है, कहां है, चंपावत में। कहां है, चंपावत। ठीक है, और सबसे कम परसेंटेज में कहां है, देहरादून। देखो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर। सर्वाधिक एससी जनसंख्या हरिद्वार में, सबसे कम एससी जनसंख्या चंपावत में, सर्वाधिक एससी परसेंटेज बागेश्वर में, सबसे कम एससी परसेंटेज देहरादून में। ठीक है, अब ऐसे आप एसटी में देखते हो, सर्वाधिक एसटी कहां है, उधम सिंह नगर। सबसे कम एसटी कहां है, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हमने पढ़ा था। ठीक है, परसेंटेज कहां है, वो भी उधम सिंह नगर। और सबसे कम कहां है परसेंटेज में, टिहरी। ठीक है, उसको टिहरी उधम सिंह नगर वहां के आंकड़े में देखेंगे, तो अभी लिखने की आवश्यकता है नहीं, अभी हम केवल चंपावत पढ़ रहे हैं, तो आपकी चीजें क्लियर होते रहे, उसके लिए मैं आपको अलग अलग बताते रह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना सबसे कम एससी जनसंख्या कहाँ है, चंपावत में, और परसेंटेज कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। यहाँ केवल जनसंख्या पूछिए, प्रतिशत नहीं, जनसंख्या प्रतिशत भी अगर पूछता तब आता देहरादून। ठीक है, यहाँ पर केवल जनसंख्या, इसलिए चंपावत आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, विकास खंड कितने हैं यहाँ पर देखो, विकास खंड कितने, विकास खंड है यहाँ पर 4, चंपावत, पाटी, बाराकोट और कौन सा है, लोहाघाट। ठीक है, 4 विकास खंड है यहाँ पर। अब देखते हैं तहसीलें। 5 तहसीलें। ठीक है, यहाँ पर चंपावत, पाटी, बाराकोट, पूर्णागिरी और लोहाघाट। ठीक है, चंपावत, पाटी, बाराकोट, पूर्णागिरी और लोहाघाट। 2 उप तहसीलें भी हैं। कौन कौन सी, एक तो मंच है, ठीक है, एक है पुल्ला या गुमदेश। ठीक है, एक मंच, एक पुल्ला या गुमदेश, ये है उप तहसीलें, याद रखिएगा। ठीक है, ये उप तहसीलें और ये तहसीलें। तहसीलें कितनी है, 5, उप तहसीलें कितनी है, 2। बागेश्वर में कितनी तहसीलें थी, 4। रुद्रप्रयाग में कितनी थी, 4। यहाँ कितनी है, 5। तो सबसे कम आप जब लास्ट में आकलन करोगे तो 2, सबसे कम आपको 2-3 जिले दिखाई देंगे जिनमें बागेश्वर और रुद्रप्रयाग रहेगा, लेकिन चंपावत की कितनी है, 5। ठीक है, याद रखना, यहाँ 2 उप तहसीलें भी यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर विकास खंड देखो, 4 विकास खंड है, जबकि अभी हमने 2 जिले जो पढ़े उनमें 3-3 विकास खंड थे। तो सबसे कम कहाँ है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में विकास खंड थे। ठीक है, यहाँ पर 4 विकास खंड है। तो आपने, यदि ये छोटा जिला है, एक और फैक्ट इसका नोट कर लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा ये जिला है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा। ठीक है, यहां पर इसको नोट कर लीजिएगा, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा जिला है कौन, चंपावत। ठीक है, कितना है, 1766। इससे ऊपर किसका, 1984 रुद्रप्रयाग का, फिर 2246 किसका है, बागेश्वर का। ठीक है, तो आपको इस तरह से भी याद होना चाहिए। तो 1766 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राज्य का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो ये इसके आंकड़े हो गए। साथ में यहाँ पर क्या, दो विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा, एक कौन सी है, चंपावत, और दूसरी कौन सी है, लोहाघाट। चंपावत से कौन है विधायक अभी, ठीक है, धामी जी यहां पर विधायक हैं। और लोहाघाट से कौन है, खुशहाल सिंह अधिकारी।
खुशहाल सिंह अधिकारी कहां से हैं? लोहाघाट से। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दो यहां से दो विधानसभा सीटें हैं, कौन कौन है? दो विधायक कौन कौन है? एक है चंपावत से माननीय मुख्यमंत्री अभी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, किसके स्थान पर उपचुनाव लड़ा था इन्होंने? यहाँ से उपचुनाव लड़ा था क्योंकि अपनी सीट से हार गए थे खटीमा से। उसके पश्चात उपचुनाव कैलाश गहतोड़ी ने इनके लिए सीट छोड़ी थी अपनी। ठीक है, उससे पहले कैलाश गहतोड़ी वहां पर चयनित हुए थे, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने अपनी सीट छोड़ी और पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव जीते। लोहाघाट में कौन है? खुशहाल सिंह अधिकारी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तहसीलें कितनी है? 2। तहसीलें कितनी है? 5। विकास खंड कितने हैं? 4। विधानसभा 2 है, लेकिन दोनों आरक्षित कोई नहीं है उनमें से। ठीक है, SC ST के लिए आरक्षित नहीं है। रुद्रप्रयाग में भी आरक्षित नहीं थी। तो केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जहां आरक्षित नहीं है, ना ST के लिए आरक्षित है ना SC के लिए आरक्षित है। कौन कौन से हैं? एक चंपावत और एक रुद्रप्रयाग। बागेश्वर में आरक्षित थी, बागेश्वर की सीट किसके लिए थी? आरक्षण मतलब SC के लिए आरक्षित थी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने नोट करनी है, ध्यान में रखनी है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको सबसे कम विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी। 2-2-2। बागेश्वर में भी 2 हैं, चंपावत में भी 2 हैं और रुद्रप्रयाग में भी 2 सीटें। ठीक है, तो 3 जिले ऐसे हैं जहां सबसे कम है। सबसे ज्यादा कहां हो जाएंगे? हरिद्वार में। कहां कितनी है? वहां पर 11। ठीक है, तो उसको हरिद्वार में पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपने याद रखनी। ठीक है, अब देखते हैं आगे नगर पालिका नगर निकाय कितने यहाँ पर, साथ में किस लोकसभा में आता है, ये सारी चीजें हम नोट करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ के नगर निकाय। ठीक है, यहां पर क्या क्या है? 2 नगर पालिका है, 2 नगर पंचायत है। कौन कौन से नगर पंचायत? देखो, एक तो लोहाघाट और बनबसा। ठीक है, और नगर पालिका कौन कौन से? एक चंपावत और दूसरा टनकपुर। ठीक है, चंपावत और टनकपुर क्या है? नगर पालिका। बनबसा और लोहाघाट क्या है? नगर पंचायत। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 यहाँ पर नगर पालिकाएं हैं, 2 नगर पंचायत हैं, कुल 4 नगर निकाय कहाँ? चंपावत में है। आगे देखते हैं किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में आता है। ठीक है, नैनीताल लोकसभा में आता है। अब चर्चा करते हैं स्थलों में। सबसे पहला स्थल है चंपावत। ठीक है, चंपावत जिला भी है, चंपावत मुख्यालय भी है। ठीक है, चंपावत स्थल है। तो चंपावत, इसका प्राचीन नाम क्या है? कुमु या कुरमु। इसका क्या है? प्राचीन नाम है। ठीक है, प्राचीन नाम कुमु या कुरमु इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, मूल नाम क्या है इसका? चंपावती। जो कि वहां पर नदी बहती है उसके नाम से। ठीक है, चंपावती, जो कि एक घाटी एरिया में है। जब आप चंपावत जाते हैं या आप नेट पर सर्च करेंगे, गूगल पे उसका फोटो देखेंगे तो कैसा है? घाटी एरिया है। ठीक है, घाटी एरिया मतलब थोड़ा प्लेन, थोड़ा सीधा है, बाकी पूरे चारों ओर पहाड़ आपको दिखेगा, लेकिन बीच में आपको पूरा थोड़ा प्लेन दिखेगा, जैसे बागेश्वर या पिथौरागढ़ या फिर चंपावत या श्रीनगर, इस तरह से। ठीक है, कुछ घाटी एरिया है। तो चंपावत कहां पर है? देखो, घाटी का एरिया है। ठीक है, जिसका मूल नाम क्या है? चंपावती, और प्राचीन नाम क्या है इसका? कुमु या कुरमु। इसके अन्य स्थलों में आप, ठीक है, चंपावत में कुछ नहीं। यहाँ पर जो भी मंदिर है हम मंदिरों की सीधा चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे फिर अलग से मंदिर नहीं। ठीक है, सीधा देखते हैं जिले के प्रमुख मंदिर। जिले के प्रमुख मंदिर, सबसे पहला सप्तेश्वर मंदिर। सबसे सप्तेश्वर मंदिर। ठीक है, ये समूह है, 7 मंदिरों का ये समूह है। ठीक है, कौन कौन से इसमें मंदिर हैं? सबसे पहला मंदिर इसमें बालेश्वर, फिर डिप्टेश्वर,
क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ठीक है, फिर ऋषेश्वर, घटकेश्वर, घटकेश्वर और फिर है मानेश्वर। तो ये ध्यान रखेगा आप लोग। मंदिर समूह, सप्तेश्वर मंदिर समूह जिसमें 7 मंदिर है। सबसे पहला बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, फिर ऋषेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर, ठीक है। तो इनको क्वेश्चन आ सकता है सप्तेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित है, ठीक है, कहाँ है, चंपावत में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है यदि थोड़ा सा एग्जामिनर इसको टफ बनाने का प्रयास करेगा। निम्न में से कौन सा मंदिर समूह सप्तेश्वर मंदिर समूह में स्थित नहीं है, तो इनमें आपने नहीं है वाला जो इनके अलग दिया रहेगा, ठीक है। पिनाकेश्वर दे देगा तो कहाँ है वो, बागेश्वर में, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखो सब में स्वर 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 सब में एक समान है, तो पता चला आप लोग सारी से बस याद रखना। देखो बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ईश्वेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर, ठीक है। तो ये सारे आपने याद रखने। कोई भी क्वेश्चन बने यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहां पर स्थित है सप्तेश्वर मंदिर समूह, चंपावती नदी के तट पर। ठीक है, सप्तेश्वर मंदिर समूह कहां पर है, चंपावती नदी के तट पर स्थित है। इनमें सबसे प्रमुख कौन है, सबसे प्रमुख कौन है इनमें, ये बालेश्वर, बालेश्वर मंदिर, ठीक है। सबसे प्रमुख कौन है, बालेश्वर। अब इसके बारे में यदि चर्चा करते हैं, ठीक है, सबसे पहले लेते हैं बालेश्वर मंदिर। बालेश्वर जो प्रमुख है उनको लेंगे, ठीक है, सारे मंदिरों की हम चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले बालेश्वर। शिल्प कला में चंपावत का सर्वोत्तम, ठीक है, शैली क्या है इसकी, शिखर शैली। शिखर शैली में ये निर्मित है। देसट देव, उद्यान चंद, ठीक है। इसके अलावा क्राचल्य देव, जो कि 1223 में इसका लेख मिलता है, ठीक है। के यहां पर क्या लेख प्राप्त हुए हैं। अन्य भी है सुभिक्षराज वगैरह, ठीक है, वो इतिहास में देखेंगे। जो प्रमुख है देसट देव, कई बार पूछा गया, ठीक है। देसट देव का जो ताम्रभिलेख है कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ, बालेश्वर मंदिर से, ठीक है। क्राचल्य देव का लेख 1223 का कहां से प्राप्त हुआ है, बालेश्वर से। जो पूछे गए हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इतिहास में देखेंगे कि और कौन कौन से शासक है, प्रत्येक शासक का जब पढ़ेंगे उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर क्लियर जाएगा आपको कौन कौन से यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, उद्यान चंद ने, ठीक है, उद्यान चंद ने। तो किस चंद्रकालीन शासक द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था, उद्यान चंद ने। अगला है क्रांतेश्वर, क्रांतेश्वर, ठीक है। अगला है क्रांतेश्वर। कूर्मापद या कामदेव, ठीक है, इसे कहा जाता है, इसे कूर्मापद या कामदेव भी कहा जाता है, ठीक है। शिव को समर्पित है ये मंदिर। किसको समर्पित है, शिव को समर्पित। कौन सा मंदिर, क्रांतदेव, क्रांतेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है, ठीक है। अगला है मानेश्वर मंदिर। चंद्रकालीन मंदिर है, ठीक है, चंद्रकाल का है। बाकी मेला वगैरह लगता है उसको हम मेले में देखेंगे, मेला क्या क्या लगता है यहाँ पर। जिले के जो अन्य मंदिर हैं, अन्य मंदिर में आप देखोगे घटोत्कच मंदिर,
हिंगला देवी मंदिर, लड़ीधुरा मंदिर, लड़ीधुरा मंदिर, ठीक है। इसे क्या बोला था? पद्मा देवी मंदिर। खेती खान सूर्य मंदिर, ठीक है। गोरखनाथ मंदिर, ब्यानधुरा एडी मंदिर, गोरिल मंदिर, आदित्य मंदिर, जो कि कहां पड़ता है? रमक, ठीक है। आदित्य मंदिर ये भी सूर्य मंदिर है, ठीक है। आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है। बाकी और जो बड़े मंदिर है, देखो पूर्णगिरी मंदिर है, देवीधुरा मंदिर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, देखो कितने नगर निकाय है, नगर पालिका है, 2 नगर पंचायत है, 2 लोहाघाट बनबसा नगर पंचायत, नगर पालिका चंपावत और टनकपुर, ठीक है। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में आता है चंपावत। इसका प्राचीन नाम क्या है? कुमु या कुर्मु, ठीक है। प्राचीन नाम, मूल नाम क्या है? चंपावती। चंपावती नदी के तट पर स्थित, ठीक है। जिले के प्रमुख मंदिर में सप्तेश्वर मंदिर समूह, जो कि चंपावती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसमें 7 मंदिर आते हैं, बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ईश्वेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर। इनमें सबसे प्रमुख मंदिर कौन है? बालेश्वर मंदिर। आपने याद रखना है बालेश्वर, क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको कत्यूरी कालीन, चंदकालीन और नेपाली आक्रमण जो हुए उन सभी के यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो बालेश्वर मंदिर काफी महत्वपूर्ण है इतिहास की दृष्टि से भी, और सबसे प्राचीन भी इनमें बालेश्वर मंदिर ही माना। इन 7 मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? बालेश्वर मंदिर को माना जाता है, ठीक है। शिल्प कला की दृष्टि से भी यहाँ पर क्या है? सर्वोत्तम मंदिर। यहाँ पर आपको कई सारी मूर्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। शिव के साथ साथ अन्य जो भगवान है उनकी मूर्तियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है। शिखर शैली में निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर देसठ देव जो कि कत्यूरी शासक था, उद्यान चंद जो कि चंद शासक था, और प्राचल देव जो कि नेपाल का शासक था, ठीक है। इनके लेख प्राप्त हुए। इनके अलावा भी और लेख यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? उद्यान चंद ने। क्रांतेश्वर क्या? कूर्मापाद या कानदेव इसको कहा जाता है, और शिव को समर्पित मंदिर है, ठीक है। क्रांतेश्वर किसको समर्पित है? शिव को। मानेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी रुद्रप्रयाग चंपावत में है, ठीक है। इसी जो सप्तेश्वर मंदिर समूह, इसी का एक हिस्सा ये भी है, चंद्रकालीन है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो अन्य मंदिर है, यहाँ पर घटोत्कच मंदिर है। राज्य में घटोत्कच मंदिर कहाँ है? चंपावत में। हिंगला देवी मंदिर कहाँ है? चंपावत में। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ग्रुप सी में पहले, ठीक है। उसके बाद लड़ीधुरा मंदिर कहाँ है? ये भी चंपावत में है, ठीक है। इसको पद्मा देवी मंदिर भी कहा जाता है। लड़ीधुरा मेला भी चंपावत में लगता है, वो मेले में चर्चा करेंगे, ठीक है। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? चंपावत में। गोरखनाथ मंदिर, ठीक है, चंपावत में। ये भी ब्यानधुरा एडी, ये मंदिर कहाँ है? ये खटीमा के पास पड़ता है, ठीक है। चंपावत में ये बनबसा खटीमा के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। मतलब बॉर्डर पे है उधम सिंह नगर और उसके। तो ब्यानधुरा एडी जो कि कुमाऊं के स्थानीय देवता है, ठीक है। इन्हें एडी के नाम से जाना जाता है। और धनुष बाण, मतलब धनुष बाण के देवता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कोई भी मंदिर में जाते हैं तो धनुष बाण अर्पित करते हैं वहां पर। तो धनुष बाण के देवता कौन है? ब्यानधुरा एडी, ठीक है। कुमाऊं में काफी ज्यादा पूजनीय है। गोरिल देवता, गोरिल मंदिर कहाँ है? चंपावत में, ठीक है। आदित्य मंदिर, रमक, 2 सूर्य मंदिर है। देखो यहाँ पर एक रमक का सूर्य मंदिर है और एक खेती खान का सूर्य मंदिर है, ठीक है। 2 सूर्य मंदिर चंपावत में। इसके अलावा बाराही देवी मंदिर और पूर्णागिरी मंदिर, ठीक है। 2 और मंदिर भी चंपावत में है, उनके संबंध में चर्चा करते हैं। अब देखते हैं बाराही मंदिर, ठीक है। कहाँ है? देवीधुरा, चंपावत में स्थित है बाराही मंदिर, ठीक है। बाराही मंदिर, ध्यान रखिएगा, बाराही मंदिर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, बाराही मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। देवीधुरा में, किस जिले में हो जाएगा? चंपावत में। भगवती का मंदिर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे यहाँ पर प्रमुख चीजें क्या है? सबसे पहला यहाँ पर प्रमुख है आषाढ़ी कौथिग। यहां पर लगता है आषाढ़ी कौथिग। कब लगता है? रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन पर, ठीक है। आषाढ़ी कौथिग लगता है हर साल रक्षाबंधन पर। यहाँ पर एक आषाढ़ी कौथिग लगता है, जिसमें क्या? बगवाल मेला होता है। बगवाल मेला,
ठीक है। इसमें क्या होता है, पाषाण युद्ध। राज्य में 2 जगह पाषाण युद्ध होता है, ठीक है। एक देवीधुरा में, एक नौठा कौथिग लगता है कहाँ, आदि बद्री में, ठीक है। तो बगवाल मेला पाषाण युद्ध इसमें होता है, पत्थरों का इसमें युद्ध होता है, ठीक है। अभी भी प्रचलित है, हालांकि पुष्प और फलों के साथ भी होता है, लेकिन पत्थर भी उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बगवाल मेला पाषाण युद्ध यहाँ पर होता है, आषाढ़ी कौथिग रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है, ठीक है, जो कि जन्माष्टमी तक चलता है। आपने ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाराही मंदिर में लगता है। कौन कौन हिस्सा लेता है इसमें, 4 खाम, 4 खाम, ठीक है। खाम मतलब किले या जो 4 वर्ग हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्ग हैं, सबसे पहला है गहरवाल, ठीक है, लमगढ़िया, वालिक और चम्याल। इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से खाम इसमें हिस्सा लेते हैं, गहरवाल खाम, लमगढ़िया खाम, वालिक खाम और चम्याल खाम। तो इनका युद्ध कहां पर होता है, पाषाण युद्ध जो मैदान है वो है खोली खान, दूरबा चौड़, ठीक है। यहाँ पर ये मैदान, इस मैदान में ये युद्ध होता है। कब होता है ये युद्ध, ये पाषाण युद्ध किस दिन होता है, रक्षाबंधन के दिन होता है, ठीक है। केवल उसी दिन होता है, बाकी मेला काफी लंबा चलता है, लेकिन जो पाषाण युद्ध है वो केवल एक दिन होता है। कब, रक्षाबंधन के दिन होता है। कहाँ, देवीधुरा में, बाराही मंदिर, ठीक है। देवीधुरा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 2500 मीटर। एक बार क्वेश्चन बन चुका है ये वाला, ठीक है। सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 2500 मीटर इसकी ऊंचाई है बाराही मंदिर की, मतलब देवीधुरा की, ठीक है। काफी ठंडा एरिया, यहाँ पर बर्फ भी गिरती है जाड़ों में। एक पर्यटन स्थल भी है, काफी सारे लोग इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर और क्या मिलता है आपको देखने के लिए, यहाँ का प्रमुख मंदिर कौन सा है, बाराही मंदिर, ठीक है, बाराही मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, कुछ देवीधुरा में स्थित प्रमुख शिलाएं, शिलाएं, ठीक है। कौन कौन सी शिला, यहाँ पर एक रणशिला, बाराही शिला और भीमशिला। बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, जिन्हें एक रणशिला है, बाराही शिला है और भीमशिला है। इसके अलावा यहाँ पर एक गुफा भी स्थित है। गुफा कौन सी है, बाराही गुफा, ठीक है। बाराही गुफा कहां पर स्थित है, ये भी देवीधुरा में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा देवीधुरा पूरा, देवीधुरा जो कि समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है चंपावत का, ठीक है। किस मार्ग पर पड़ता है, जो हल्द्वानी से चंपावत को लोहाघाट को रास्ता आता है, उस मार्ग में ये पड़ता है, ठीक है। लगभग बॉर्डर पर स्थित है चंपावत और नैनीताल के, जहां पर रक्षाबंधन में आषाढ़ी कौथिग लगता है, ठीक है। बगवाल मेला उस दिन होता है, जिसे पाषाण युद्ध, मतलब बगवाल मेले में पाषाण युद्ध होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा आषाढ़ी कौथिग कहाँ है, कहाँ लगता है, देवीधुरा में। बगवाल मेला कहाँ लगता है, ये भी देवीधुरा में, ठीक है। और बगवाल मेले में पाषाण युद्ध कहाँ होता है, पाषाण युद्ध कहाँ कहाँ होता है, एक देवीधुरा, एक नौठी कौथिग, कहाँ पर है, आदि बद्री में, ठीक है। तो ये याद रखना आपने, 4 खाम, कौन कौन सी खाम इसमें हिस्सा लेती है, ठीक है, अलग अलग चारों हिस्से में, ठीक है। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, चारों हिस्से में खड़े रहते हैं अलग अलग खाम, ठीक है। गहरवाल खाम, लमगढ़िया खाम, वालिक खाम और चम्याल खाम, ठीक है। 4 खाम है, इसमें हिस्सा लेती है। ये चारों आपस में पत्थरों की बरसात करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर। मैदान, किस मैदान में युद्ध होता है, खोली खान, दूरबा चौड़, इस ग्राउंड पर ये युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख शिलाएं स्थित है, देखो, रणशिला, बाराही शिला और भीमशिला। और गुफा कौन सी है, बाराही गुफा। तो देवीधुरा में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बाहर अब कोई चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और अब देखते हैं पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। पूर्णागिरि मंदिर सबसे पहले तो कहां पड़ता है, चंपावत जिले में पड़ता है पूर्णागिरि। देश में स्थित 108 शक्ति पीठों में एक है। कौन है, पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। देश में स्थित 108 शक्ति पीठों में एक पीठ कौन सी है, पूर्णागिरि, यहाँ पर, ठीक है, मंदिर है। पूर्णागिरि मंदिर कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, टनकपुर चंपावत के मध्य में पड़ता है, ठीक है।
कितनी हाइट पर स्थित है? समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर। यहाँ पर पूर्णागिरि मेला भी लगता है। ठीक है, पूर्णागिरि मेला, मेले में लिख लेंगे कहां पर लगता है? चंपावत में लगता है, उसके पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई फैक्ट नहीं है पूर्णागिरि में जो अलग से बताया जाए, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, केवल इतना याद रखना आपने, 3000 मीटर की हाइट पर स्थित और देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक कौन सा है? पूर्णागिरि मंदिर, जो कि चंपावत में स्थित है। ठीक है, और पूर्णागिरि मेला भी यहाँ पर लगता है। तो ये सारी चीजें आपकी अब क्लियर हो गई, ये बाराही मंदिर देवीधुरा और ये पूर्णागिरि चंपावत। ठीक है, तो चंपावत से संबंधित जानकारी में आज इतना ही करते हैं। कल हम देखेंगे चंपावत के अन्य प्रमुख स्थल। अन्य प्रमुख स्थल हम कल को देखेंगे। ठीक है, आज हमने देखा सारे मंदिर यहाँ की चर्चा करी और साथ में यहाँ का जनांकिकीय आंकड़े और एक संक्षिप्त जानकारी चंपावत की जितनी आपको बेसिक होनी चाहिए वो सारी चीजें हमने आज देख ली, सारे मंदिर देख लिए। ठीक है, अगली क्लास में हम अन्य प्रमुख स्थल देखेंगे, क्या क्या यहाँ पर अन्य स्थल हैं, कौन कौन सी नदियां, कौन कौन से पहाड़ पर्वत, जितने भी दर्रे। ठीक है, जो भी चीजें हैं सारी चीजें हम अगली क्लास में चंपावत के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की। ठीक है, रिवाइज करो, रिवीजन करो ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको कुछ फायदा मिलने वाला है, वरना ग्रंथ लिख के कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, ग्रंथ लिख लो, आप कोई भी किताब पढ़ लो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप कुछ भी पढ़ लो, अच्छी से अच्छी किताब पढ़ लो, बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला है। और कोशिश करो कि वन लाइनर पढ़ने से बचो। ठीक है, आजकल काफी सारी वन लाइनर किताबें आ गई हैं और सोचते हैं कि एक दिन पढ़ लिया तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जब तक आप पूरा डीप स्टडी नहीं करते हैं, गहनता से नहीं पढ़ते हैं, तब तक कुछ नहीं मिलता है। वन लाइनर पढ़ना क्या होता है? रटना। एग्जाम टाइम में ना जय माता दी करना पड़ता है फिर तुक्का मारने के लिए, वरना सही नहीं होता है। तो कोशिश करो कि उसकी नौबत ना आए, स्वयं अपने दिमाग से उन क्वेश्चनों का आप हल कर सको। तो उसके लिए जरूरी है आप डीप स्टडी करो। ठीक है, काफी अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीजें एकत्रित करने का प्रयास करो उन पर। जितना आप ज्यादा डीप स्टडी करते हैं ना, उतना आपको कंफ्यूजन दूर होता है आपके मस्तिष्क का। नहीं तो होता क्या, वन लाइनर पढ़ोगे तो सुबह शाम तक चंपावत के जितने वन लाइनर आपने पढ़े, शाम को सारी खिचड़ी बन जाएगी। तो कोशिश करो कि वो दिमाग पे खिचड़ी ना बनाए और अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास में मेरे द्वारा आपको बताया गया कि चंपावत की जो विधानसभा सीट है, मतलब चंपावत है, वो किस में आता है? लोकसभा नैनीताल में आता है। लेकिन वो लोकसभा नैनीताल में ना आकर कहाँ आता है? लोकसभा अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अल्मोड़ा लोकसभा में आता है चंपावत। ठीक है, तो उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा।